नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी। अब देखते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र के बाद में फिर हम समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। उसके बाद में हम समझते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है। पूरी तरीके से पर्यावरण को हमने समझा था कि पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ परिवेश पाया जाता है, जैविक अजैविक चीज़ें जो उपस्थिति होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब पारिस्थितिकी शब्द आया। पारिस्थितिकी शब्द को हम सबसे पहले समझते हैं कि पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है या क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। अब हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी की परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण में जीव समुदाय एवं भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब ये पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। अब पारिस्थितिकी शब्द जो है, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया, प्रथम प्रयोक्ता कौन हुआ, इसका सबसे पहले प्रयोक्ता किया है रिटर नामक वैज्ञानिक ने। अब प्रयोक्ता हुआ, इसके बाद इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया, उपयोग में देखिए, सबसे पहले उपयोग किया है अर्नेस्ट हेकल ने किया। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इसका उपयोग किया गया पारिस्थितिकी का। आप समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरी बात ये चीज़ समझ लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र से पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि पारिस्थितिकी पूर्ण रूप से है क्या। जैसे कोई जीव है या जीव समुदाय है, तो कहीं पर रह रहा, वासस्थान पर रह रहा है, तो उसके संबंधों में कैसी क्रियाएं वो करता है, वातावरण के प्रति कैसा व्यवहार करता है, या वातावरण को किस तरीके से प्रभावित करता है, या वातावरण उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी अगर संक्षिप्त रूप में कहें तो परिवेश का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। और परिवेश क्या है, परिवेश को वातावरण कहते हैं, परिवेश का अध्ययन जो है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर परिभाषा दें तो जैविक तथा अजैविक संगठकों के बीच अंतर क्रियाओं को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र को हम देखते हैं कि क्या है, कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? A.G. टांसले ने किया। A.G. इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। A.G. टांसले के द्वारा किया गया। A.G. टांसले के द्वारा किया गया। टांसले के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको उपयोग सबसे पहले किसने किया? A.G. टांसले के द्वारा किया गया। क्या कहा? जैविक तथा अजैविक संघटकों के बीच अंतर क्रियाओं को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि जैविक और अजैविक क्रियाएं होती क्या हैं। अब हम देखते हैं जैविक, इसके कारक देख लीजिए। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के कारक पूछा जाए, पारिस्थितिकी तंत्र के कारक कौन कौन से? दो होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। दूसरा होता है अजैविक। अब जैविक को दूसरी भाषा में लिखें तो इसको लिखते हैं सजीव। इस सजीव को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग कंपोनेंट। और इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं निर्जीव। और इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट, इसको लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। और लिविंग कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं उनको हम देखते हैं। इसको हम देखते हैं कि इसमें आता है, पहले तो आते हैं पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मानव आता है, और आते हैं सूक्ष्म जीव आते हैं। अब पेड़ पौधों को सबसे पहले देखिए कि पेड़ पौधे किस तरीके से खुद को प्रकृति में मेंटेन करते हैं, जिससे हमारी पूरी सृष्टि का संचालन चल रहा है। और यही एक सतत सत्य है कि पेड़ पौधे अगर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। देखो, जैसे कि हम समझते हैं, अगर बहुत हल्के शब्दों में समझें तो समझ लो जैसे एक पेड़ है और इसकी ये शाखाएं हैं, उस पर ये पत्तियां लगी हुई हैं, ये इसकी जड़ें हैं नीचे की तरफ। इस तरीके से पेड़ है। पेड़ करता क्या है, इसको ऊपर से मिलती है सनलाइट मिलती है और ऊपर की तरफ से, और इसको यहाँ से क्या मिलता है? CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से। और करता क्या है, पृथ्वी से H2O लेता है। H2O निकाल करके सब कुछ इतना अब पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है। पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, इन सब की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन बना लेता है। और उत्सर्जन किसका करता है? रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने की वजह से इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं सुपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और चूँकि ये जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम सुपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन ना बना करके किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम परपोषी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परपोषी जैसे मानव है, मानव हो गया, यहाँ पर देखिए मानव हो गया। मानव क्या है? मानव एक परपोषी है। ये अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरों पर आश्रित रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों को हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। देखो, सूक्ष्म जीव एक इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पृथ्वी पर।
अगर ये ना हो तो बहुत बड़ा संकट पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जैसे कि कोई भी जीव या जंतु उसकी मृत्यु होती है तो क्या होती है, उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज होकर सड़ने लगती है और सड़ के क्या होती है, वो पृथ्वी से अदृश्य हो जाती है और पृथ्वी साफ हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते क्या है कि अगर एक तरीके से अगर एक अनुमान लगाओ कि अगर बॉडी ना सड़ती होती और ये सब ना प्रक्रिया होती तो क्या होता, पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर हर जगह बॉडी बड़ी दिखाई पड़ती, धीरे धीरे पर्यावरण नष्ट हो जाता और पूरा पर्यावरण पूरी पृथ्वी पर क्या होता, बॉडियों का एक ढेर लगा होता। तो हम समझते हैं कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं। ये एक जैसे कि ये मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं और मृतजीवी के चक्कर में अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। मृतजीवी होने के बाद मृतजीवी कहो या इन्हें मृतपोषी कहो, अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। किनसे प्राप्त करते हैं, सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, किसका, उसको ये सड़ा गला देते हैं अपना भोजन प्राप्त करके। और उसको बहुत कौन कौन होता है इसके सूक्ष्म जीवों में, जैसे हो गया जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या है, ये सब होते हैं मृतपोषी होते हैं। जीवाणु के अंतर्गत एक आता है नाइट्रोबैक्टर, इसको समझ लीजिए, नाइट्रोबैक्टर टूट जाता है नाइट्रेट में। अब इसको देखते हैं कि नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है। क्या होता है, इनको पोषण प्राप्त होता है और फिर से क्या होता है, हरियाली में पेड़ पौधे उगते हैं, फिर से यही चक्र चलता रहता है। तो इस तरीके से बहुत ही एक अहम रोल अदा करते हैं पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव। अब इसमें हम देखते हैं, पहले तो इसको ही हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हमने अजैविक तत्वों को हमने पर्यावरण के तहत हमने क्लियर कर दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको और आगे समझते हैं कि देखो, जो पौधे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, उनको हम सुपोषी कहते हैं और उत्पादक कहते हैं। उत्पादक में कौन आएगा, पेड़ पौधे आएंगे। और उपभोक्ता में कौन से आएंगे, उपभोक्ता में कौन कौन से आएंगे, देखो इसमें आते हैं 3 तरीके के उपभोक्ता। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। होता है। तो ये क्या होता है, 3 श्रेणी में इसको बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। होता क्या है, जैसे कि हम समझते हैं इसको कि एक स्थल है, जैसे ये पेड़ है, पेड़ पौधा है। यहाँ पर पेड़ पौधे के तहत इसको खा लिया, टिड्डी ने इसको खा लिया। टिड्डी ने जब इसको खाया तो टिड्डी को किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया। मेंढक को किसने खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया। और सांप को किसने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। अब समझते हैं कि ये तो हो गए उत्पादक हो गए। ये हो गए प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। देखो, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन सीधे तौर पर पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं, सीधे प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। वो होते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, जो हो गए उत्पादक। ये हो गए प्राथमिक श्रेणी के।
ये हो गए प्राथमिक श्रेणी के, ये हो गए द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, ये हो गया तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता और ये हो गया सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ये सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया। अब हम समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है। हेडिंग डालते हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य यहाँ पर देखो मेन इंपॉर्टेंट, अगर इसका अर्थ समझिए तो इसका अर्थ इसी में लिखा हुआ है, कहीं अर्थ इसका ढूंढना नहीं है, इसी में लिखा हुआ। खाद्य का अर्थ होता है भोजन, भोजन, खाद्य का अर्थ होता है भोजन। श्रृंखला का मतलब होता है एक क्रम, यानी कि भोजन का एक क्रम। अब समझते हैं कि जो जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे का भक्षण करते हैं, उसी क्रम को हमने क्या नाम दिया है, खाद्य श्रृंखला नाम दिया है। जिस तरीके से एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, खाद्य श्रृंखला नाम दे दिया है। और खाद्य श्रृंखला में होता क्या है, उत्पादक से शुरू होता है और सर्वोच्च उपभोक्ता पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब इसको सीधे तौर पर हम देखते हैं, यहीं पर इसी में देख लेते हैं कि पेड़ और पौधा ये तो है उत्पादक, इसको खा लिया टिड्डी ने, अपना भोजन बनाया, पेड़ पौधों को बनाया टिड्डी ने, टिड्डी को बनाया किसने, मेढक ने अपना भोजन बना लिया, मेढक को किसने खा लिया, सांप ने अपना भोजन खा लिया। यानी कि ये जो है मेढक मांसाहारी हुआ, ये भी सांप भी मांसाहारी है। अब बाज जो है, बाज ये सर्वोच्च उपभोक्ता है, इसने इसको भी खा लिया है। ये क्या है, ये एक आपकी खाद्य श्रृंखला है। अब हम समझते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल जो श्रृंखलाएं होती हैं, अनेक श्रृंखलाओं, पहले तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे ये तो हम उससे समझ लिया है, फिर हम थोड़ा उसको समझते हैं कि ये तो हो गया स्थल का, फिर एक जल का समझ लेते हैं, जलीय खाद्य श्रृंखला। जल में देखते हैं कि जल में क्या होता है, प्लवक होते हैं, प्लवक को कौन खा लेता है, झींगा खा लेते हैं, झींगा। अब झींगा जब इसको खाएंगे तो झींगा को कौन खा लेगा, मछली खा लेगी, मछली खा लेगी। मछली को कौन खा लेगा, मछली को बतख खा लेगी, बतख खा लेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं सारा कुछ कि प्लवक को झींगा ने खाया, झींगा को मछली ने खाया। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। जल में, तालाब में इस तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, ये स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है। इस तरीके से अब हम समझते हैं कि इसको, जैसे कि खाद्य जाल क्या होता है। यहाँ पे हेडिंग डालिए खाद्य जाल, खाद्य जाल। अब खाद्य जाल होता सब कुछ वही है, अब समझते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलके जीवों को एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तो भक्षण जब एक दूसरे का करते हैं तो होता क्या है, तो ऊर्जा एक दूसरे से प्रवाहित होती है, लेकिन क्या होता है, जाल बन जाता है। जिस तरीके से, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ को क्या हुआ, किसने खाया, चूहे ने खा लिया, चूहे ने। और चूहे को किसने खा लिया, चूहे को बिल्ली खा लेगी, बिल्ली खा लेगी। और चूहे को कौन खाएगा, चूहे को मेढक भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है। और यहाँ पर है खरगोश है, खरगोश ने खा लिया। अब खरगोश को देखते हैं कि खरगोश को मानव भी खा लेगा, मानव। और खरगोश को क्या खा लेगा, बिल्ली भी खा लेगी खरगोश को। और खरगोश को भेड़िया भी खा लेगा, भेड़िया भी खा लेगा। और खरगोश को इस तरीके से क्या है, एक जाल बन गया। मतलब एक श्रृंखला, एक जैसे उसमें क्या था, 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से एक क्रम बनता हुआ चला जाता था, इसीलिए इसका नाम श्रृंखला दिया गया है। इसमें एक क्रम नहीं बनता है, सब उलट फेर रहता है कि इसमें इसको भी ये भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है, इसको मानव भी खा सकता है, इसको शेर भी खा सकता है और इसको बिल्ली भी खा सकती है। इस तरीके से इसका प्रवाह एक रूप में ना होकर के अनेक रूपों में होता है। तो इस तरीके से इसको हमने समझा खाद्य जाल को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पारिस्थितिकी पिरामिड। जय हिंद।